बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग रेशियोज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेशियोज का टॉपिक टू सब्जेक्ट सीएसएस और पीएमएस के दो सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ले रहे हैं, सेकेंडली वो लोग जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं। मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा और सारे रेशियोज बताऊंगा क्योंकि सीएसएस के पेपर्स बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं जिनको। और मैं थोड़ा इसलिए भी डिटेल में जाऊंगा जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको भी थोड़ा बहुत समझ आ जाए। सबसे पहले यूजेस ऑफ रेशियोज। आपको यह पता होना चाहिए कि रेशियोज इज द पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन कर रही होती है। यूजेस ऑफ रेशियोज सबसे पहले क्या है? यूज टू कंपेयर फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। हमने देखना है कि सालों में पिछले साल क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन थी, उससे पहले क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उससे पहले क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी, और इस साल क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कंपेयर कर रहे होते हैं ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। इससे हमें पता चलता है हमारी परफॉर्मेंस कैसे जा रही होती है। सेकंड इसका यूज है बाय लुकिंग एट रेशियोज ऑब्जर्व एन इंप्रूवमेंट और डिट्यूरेशन। हमें पता चलता है हमारा बिजनेस आइदर इंप्रूव करता है ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स या आइदर डिट्यूरेट कर रहा है, लॉस में जा रहा है हमारा बिजनेस या फिर प्रॉफिट में जा रहा है। ये भी हमें रेशियोज को देख के पता चलता है। थर्ड क्या है? यूज टू मेक स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस। हम जब रेशियोज को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं तो हमें और इंप्रूवमेंट किस तरह बढ़ानी है, और रेशियोज को देखते हुए हम लोग अपने बिजनेस डिसीजंस ले रहे होते हैं। या फिर अगर लॉस में जा रहे हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है लॉसेस के जाने के? से फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तो ज्यादा है लेकिन नेट प्रॉफिट कम है। तो हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट हमें कम मिल रहा है, तो हम लोग वैसे डिसीजन ले रहे होते हैं इन्हीं रेशियोज को देखते हुए। किस तरह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। ओके, फोर्थ क्या है? हेल्प टू एनालाइज बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेसेस। मार्केट के अंदर हमारे पास और कॉम्पेटिटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। हम लोग कंपटीशन में हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं हम लोग आगे बढ़े। हम लोग अपने बिजनेस रेशियोज देखते हैं, उनको देखते हैं और फिर हमने इनको कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है हम कॉम्पेटिटर्स से आगे हैं या पीछे, और अगर पीछे हैं तो कितना पीछे हैं, आगे हैं तो कितना आगे हैं। तो हमें एनालाइज कर अपनी बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस इन एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, हमारे जो कॉम्पेटिटर्स की है। ये यूजेस ऑफ रेशियोज हैं, ये मेन 4 यूजेस हैं हमारे पास। सेकंड हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस। जहां इसके इतने यूजेस हैं वहां पे इसकी लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन क्या है? इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव डाटा ओनली। हम नंबर्स को देखेंगे और नंबर्स से देखते ही हम लोग डिसीजन लेते हैं, तो हमें ये हमें क्वालिटेटिव डाटा नहीं बताता, सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा बताता है। इसका मतलब है इस डाटा की जो प्रिसाइज है, ये कितना हमें करेक्ट डेटा दिया जाता है पीछे से, उसी पे हम लोग रेशियो निकालते हैं और रेशियो को देखते हुए डिसीजन लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है हमारी मैनेजमेंट पे, हमारे वो जो डाटा सेट को मैनेज कर रहे हैं वो हमें कितना प्रिसाइज और एक्यूरेट डाटा देते हैं। वो जितना ही आपके डाटा के अंदर कोई गड़बड़ होगी उतना ही आपके रेशियो सही नहीं आएंगे, उतने ही आपके फिर फ्यूचर में आपके डिसीजन गलत ले रहे होंगे। दिस रिलाइज हेविली ऑन द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। हमें कितनी करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है उसी बेसिस पे हमें रेशियो उतने ही करेक्ट मिलता है। ओके, सेकंड, इंटरप्रिटेशन नीड टू बी मेड वेरी केयरफुली। क्यों वेरी केयरफुली? देखिए, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि इंपैक्ट कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। आप जो इस चीज की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, रेशियोज की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उससे इतना ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए कि वो दूसरे फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखे। दे नीड टू एनालाइज इन रिलेशन टू अदर फैक्टर्स एज वेल। से फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, फिजिकल पॉलिसी चेंज हो जाती है, टैक्सेशन का मसला हो जाता है, या फिर आपके पास कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जिसकी वजह से हमें सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रेशियो को देखते हुए डिसीजन ले। तो ये लिमिटेशंस है रेशियोज के। एसेट, मैं बहुत बेसिक बात करूं जिससे पता है एसेट लायबिलिटीज क्या है, क्या शेयर होल्डर इक्विटी क्या है, वो इसको थोड़ा आगे करके रेशियो से डायरेक्ट चला जाए। एसेट दो फॉर्म्स के होते हैं हमारे पास, करंट एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं। ये करंट एसेट, अच्छा जहां करंट एसेट की बात करें वो एक ईयर की बात करते हैं। अच्छा, करंट एसेट फर्दर क्लासिफाइड इनटू क्विक करंट एसेट, इसका दूसरा नाम क्विक एसिड भी है, इसका तीसरा नाम एसिड एसिड भी है। तो हमें रेशियोज में ये वर्ड हमें पता होना चाहिए, क्विक करंट एसिड किसे कहते हैं, या फिर अगर वो क्विक एसिड के बारे में पूछते हैं एसिड टेस्ट, ये तीनों एक ही नाम है। क्विक करंट एसिड क्या है? करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड।
ये आपको याद रखना है। अच्छा, मैं जो जो चीजें बोलूँ ना इंपॉर्टेंट है, मैंने तो ये डिटेल में वीडियो बनाई है, लेकिन जो चीजें बोलूँ इंपॉर्टेंट है काइंडली वो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई करंट एसेट में से हम लोग जब करंट एसेट में से माइनस करते हैं इन्वेंट्री को और प्रीपेड को माइनस करते हैं तो हमारे पास कोई करंट एसेट हमें मिल जाता है। क्यों हम लोग माइनस करते हैं? कोई करंट एसेट समझा जाता है, एक अजम्पशन है कि करंट एसेट खुद लिक्विडिटी में फौरन तब्दील हो जाता है, लेकिन एज कंपेयर टू करंट एसेट कोई करंट एसेट फौरन ही लिक्विडिटी में तब्दील हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई इमरजेंसी में हमें अमाउंट चाहिए होता है, हमें किसी को पे बैक करना है, तो हमें पता है कि इन्वेंट्री फौरन ही हमें लिक्विडिटी फॉर्म में नहीं मिलेगी। इसी तरह प्रीपेड जो हम पहले से पैसे दे चुके हैं वो हमें वापस फौरन नहीं मिलेंगे, तो हम लोग इसीलिए माइनस करें इन्वेंट्री और प्रीपेड करंट एसेट में, तो हमें कोई करंट एसेट मिल जाता है जो कि फौरन ही लिक्विडिटी फॉर्म में हमें मिल जाता है, जिससे हम लोग अपनी कोई ना कोई लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देते हैं एज अर्जेंट बेसिस या इमरजेंसी बेसिस पे। अच्छा, मैंने आपके लिए फॉर्म एक चार्ट बना के रखा है यहाँ पे। करंट एसेट देखें, कैश है, बैंक है, मार्केटेबल है, अकाउंटेबल, रिसीवेबल, ये सारी चीजें करंट एसेट में है, लेकिन क्विक करंट एसेट में ये सारी चीजें हमने देखा है नहीं है। यहाँ पे 9 वो है लिस्ट डाउन की, यहाँ पे 6 लिस्ट डाउन की है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रीपेड और इन्वेंट्री हटाइए तो कोई करंट एसेट्स हमें मिल जाता है। आपके पास सवाल ये नहीं आ जाता कि कोई करंट एसेट ये है, करंट एसेट ये है, आपको बताया जाता है कैश इतना है, रिसीवेबल इतने हैं, आपके पास पेएबल इतने हैं, इस तरह आपके पास लिस्ट बताई जाती है। तो हमें जब ये चार्ट याद होगा तो हमें पता चलेगा कि कोई करंट एसेट इसमें से कौन सा है। तो ये भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर ये चीज पता है तो हम लोग आगे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट में से कौन सा करंट एसेट है, कौन सा कोई करंट एसेट है। Liability, again there are two types of liabilities, current liability और fixed liabilities। fixed liability long term liability होती है, current liability एक साल में पे करनी होती है हमें। The liability which can be paid within a year and paid from the current asset called current liability। वो liability जो कि एक साल के अंदर पे करनी है और with the help of current asset पे करनी है, उसे हम लोग बोलते हैं current liability। ओके, करंट लाइबिलिटी और फिक्स्ड लाइबिलिटीज को भी लिस्ट डाउन किया है, वीडियो पॉज करें और प्लीज नोट डाउन करें ये सारी चीजें भी, करंट लाइबिलिटीज और फिक्स्ड लाइबिलिटीज कौन कौन सी हमारे पास। ओके, थर्ड है शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी हम लोग कैसे बोलते हैं, कंपनी की इस टाइम पे नेट वर्थ क्या है, कंपनी की नेट वर्थ से फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि उसे हम लोग शेयर होल्डर इक्विटी कहते हैं। अगर मेरे पास 1000 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ मैं, 1000 रुपए, ठीक है, जिसमें से मुझे मेरे जो एक्सपेंसेस है वो 600 है, ये मेरे एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो मेरे पास बाकी कितने बचे, 400। अब ये 1000 क्या है हमारे पास, एसिड थे, तो हमारे पास से फॉर ये 1000 हमारे पास एसिड थे, 600 लाइबिलिटी थी हमारे पास, सॉरी पेन कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, और हमारे पास 400 हमारे पास पीछे बच जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी ये बचती है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, इसको रीड करते हैं। Shareholder equity is the company's net worth and it is equal to the total dollar amount that would be returned to the shareholder if the company must be liquidated and all its debt are paid off। हमने क्या किया, अपने एसेट में से सारे जितने डेप्ट हैं, जितनी लाइबिलिटीज हैं, जब वो पे ऑफ करेंगे पीछे क्या बच जाता है, दैट इज शेयर होल्डर इक्विटी। दस शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू अ कंपनीज टोटल एसेट माइनस इट्स टोटल लाइबिलिटीज। प्लीज दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने पास नोट डाउन करें। अच्छा, शेयर होल्डर इक्विटी में और चीजें आ जाती हैं, 5 चीजें, इसको अगर लिस्ट डाउन करना है। वैसे इसके बारे में इतना पूछा नहीं गया, हमने देखा पास पेपर के अंदर, तो इतना ज्यादा सवाल नहीं किया। ये रेशियोज हम लोग इतने डिटेल में से बात करें क्योंकि अकाउंटिंग में भी पूरे 20 नंबर का सवाल तकरीबन हर साल आया है, और हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने देखा है कि 20 नंबर का सवाल हमारे पास आ रहा है रेशियोज के अंदर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज, या फिर रेशियोज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज है। प्रोबेबिलिटी परफॉर्मेंस रेशियो जो कि परफॉर्मेंस बताते, लिक्विडिटी रेशियोज या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, वर्किंग कैपिटल रेशियोज, इनके दूसरे नाम है क्योंकि अगर एमसीक्यूज में आते हैं तो प्लीज आपको ये बात बताऊं कि इनके दूसरे नाम क्या क्या है। देयर आर 4 टाइप्स, ठीक है। लिवरेज रेशियोज को हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा एक एक करके बात करते हैं। मैं आपको एक बात ये बताता हूं कि रेशियोज के हमने देखे सवाल इतने 20 नंबर के आ रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ आपको रेशियोज निकालने का नहीं बोल रहे। पहले क्या करते थे ये लोग, आपसे सिर्फ बोलते थे रेशियो निकाल के बताओ इसका क्या आंसर आता है, लेकिन हमने अब पीछे ट्रेंड चेंज होते हुए देखा है, ये बोलते हैं सिर्फ रेशियो तो निकाल के दिखाओ और साथ साथ इसकी इंटरप्रिटेशन भी करके दिखाओ, ठीक है। इस रेशियो का क्या मतलब है, या फिर ये रेशियो अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो इसका क्या मकसद है, क्यों मैं फाइंड आउट करूं इस रेशियो को, मुझे ये रेशियो क्या बताता है, बिजनेस या फिर हायर परसेंटेज ज्यादा अच्छा है या लोअर परसेंटेज ज्यादा अच्छा है।
मैंने इस वीडियो को उसी तरह बनाया जो आपको इंटरप्रेट भी करके बता रहा है, फॉर्मूला भी बता रहा है, और हायर रेशियो ज्यादा अच्छा है या लोअर रेशियो क्या है, हायर रेशियो क्या बताते हैं और लोअर रेशियो क्या बताते हैं, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर डाली है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस रेशियो की बात करते हैं। पहला रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस रेशियो में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आई होप सबको पता होगा, वैसे मैं बता देता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिडक्ट करने से पहले जो हमारे पास रेशियो आता है, वो प्रॉफिट आता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सॉरी मेरा पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, लेकिन स्टिल विल कंटिन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, इट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजरिंग व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू इज कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट। हमें पता है रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू में हमारे पास कॉस्ट भी शामिल होती है और प्रॉफिट भी शामिल होता है। मतलब टोटल जो मैं किसी को कोई चीज बेच रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइकिल किसी को बेच रहा हूं, वो मुझे हजार दे रहा है, जो अब 1000 मेरे पास रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू में क्या है, उसमें मेरी कॉस्ट भी लगी हुई है। से फॉर एग्जांपल मैंने 700 की साइकिल खरीदी, ठीक है, मुझे 700 एक तो वापस मिल रहे हैं यहाँ पे, प्लस 300। तो मुझे एक बात समझ आती है कि अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो उसमें कॉस्ट भी शामिल है और प्रॉफिट भी शामिल है। अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात करूं तो मेरे पास सिर्फ 300 प्रॉफिट शामिल है। चले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, दोबारा रेशियो पे वापस आते हैं। जो रेड से मैंने हाईलाइट किया है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। इट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजरिंग व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू इज कन्वर्टेड टू ग्रॉस प्रॉफिट। पूरे रेवेन्यू में से कितना पोर्शन मेरे पास क्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये तो मैंने जो नीचे लिखा है यार, रेवेन्यू लेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही बात हो जाती है कि रेवेन्यू से माइनस करें कॉस्ट, हमें वो मिल जाता है। आप इसी फॉर्मूले को दोबारा अगर देखें तो प्रॉफिट इधर आएगा तो रेवेन्यू से माइनस हो जाएगी कॉस्ट, हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब रेशियो की बात करते हैं, रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ बिजनेस टू इट्स रेवेन्यू। जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूरा लिखिएगा, मेरे पास स्पेस का इश्यू है इसलिए मैंने इसलिए लिखा है। जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1000। और नेट सेल्स किसे कहते हैं, जिसे नहीं पता, नेट सेल्स माइनस इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न को हम लोग नेट सेल्स कहते हैं। अच्छा, अब इसका जो जवाब आता है, अब हमें ये बात पता होनी चाहिए, जितनी ज्यादा हाई परसेंटेज आएगी उतनी ही बेटर परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है, ठीक है। हायर परसेंटेज इज एन इंडिकेटर ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। जितनी ज्यादा हायर परसेंटेज आएगी उतना ही हमारा अच्छा एक रेशियो, अच्छा इंडिकेटर है ग्रॉस प्रॉफिट का। सेकंड बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन की। इसका दो नाम है। आपसे अगर प्रॉफिट मार्जिन पूछते हैं या नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछते हैं तो आपने यही फॉर्मूला लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। Okay, what is the important point here? Measure the percentage of net income of an entity to its net sales। पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, प्रॉफिट में से जब आप माइनस कर देते हैं उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, मैं फिर भी लिख लेता हूं आपके लिए। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। ओके, इट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर ऑल रेलेवेंट एक्सपेंसेस हैव बीन एडजस्टेड। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट से हर तरह का एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचता है दैट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इट इज नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या नेट सेल्स क्या है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। हाई रेशियो इज द इंडिकेशन ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। जितना ज्यादा हाई रेशियो होगा उतना ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी। यहाँ पे एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास, हमने अगर देखते हैं यहाँ पे, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा, ये रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास पास पेपर से पूछा गया। एक पॉइंट, अगर हमने देखा हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रहा है लेकिन लो नेट प्रॉफिट रेशियो आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट किया, जो नेट प्रॉफिट आया वो तो वैसे भी कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसका ये मतलब है, जो हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने इसमें से माइनस की है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारे पास नेट प्रॉफिट कम आ रहा है। यही बात यहाँ पे लिखी है, हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बट लो नेट प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट हाई ओवरहेड कॉस्ट फॉर एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। जितने हमने इसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए वो बहुत ज्यादा थे, इसीलिए हमारे पास नेट प्रॉफिट इतना कम आया एज कंपेयर टू ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप अंडरस्टैंड। ओके, थर्ड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल, आरओसीई भी कहते हैं।
measure the profitability of business by comparing its operating profit to its capital employed। इसका क्या मतलब है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो हमारे पास प्रॉफिट आया है वो इंटरेस्ट पे करने से पहले और टैक्स पे करने से पहले पहले जो प्रॉफिट है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमें बताते हैं प्रॉफिटेबिलिटी उसकी। इट रिप्रेजेंट हाउ इफेक्टिवली मैनेजमेंट हैज यूज्ड इन्वेस्टमेंट्स इनटू अ बिजनेस टू प्रोड्यूस प्रॉफिट। ये बेसिकली आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह यूज की है, किस तरीके से यूज की, एफिशिएंटली यूज की है, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से यूज किया है, तो वो कितना प्रॉफिट हमें जनरेट करके दे रहा है। दैट ये आरओसी हमें ये बात बताता है कि मैनेजमेंट किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करता है। आरओसी इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? आपके पास इक्विटी प्लस बोरिंग। ये आपको पता है इक्विटी वो जो हमारे अपने पैसे होते हैं, बोरिंग जो हम लोग दूसरों से बोरो कर रहे होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ वेज जिससे हम लोग बोरोइंग कर रहे होते हैं। इसको कैपिटल टोटली कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस बोरिंग को कहते हैं। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस करके उसको डिवाइड बाय 2 करें, आपको एवरेज मिल जाएगा। अच्छा, इसका जो भी आंसर आएगा, हायर रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। ये भी आपको याद होना चाहिए कि जितना ज्यादा हायर रेशियो होगा उतना ही ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आएगा। अच्छा, ये रेशियो पास पेपर में इतना नहीं पूछा गया, लेकिन स्टिल आप अगेन वही बात है, सीएसएस पीएमएस अनप्रेडिक्टेबल पेपर्स हैं। अपनी तैयारी, नेवर लीव एनी स्टोन अनटर्न, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाए। रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो जो कि पास पेपर में पूछा गया। मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये असल में दिस इज वन ऑफ द रेशियो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखते हैं कि यार शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट पे क्या उनको रिटर्न, कितना प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है। इसीलिए जब भी इन्वेस्टर कोई देखता है तो आरओई को देख रहा होता है, इस इंडिकेटर को देखता है कि आगे क्या चांसेस है। वो जो करंटली इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो लोग जो कि करना चाहते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला रेशियो। It is one of the most important ratios for current and prospective investors. ROE is equal to profit after tax, PAT भी बोलते हैं, minus preferred dividend divided by average equity multiply by 100। आपको डिविडेंड भी दे दिया जाता है सवाल के अंदर, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दे दिया जाता है, या फिर आपको प्रॉफिट दिया जाता है और टैक्स दिया जाता है। तो आपने खुद प्रॉफिट में से माइनस करना होता है टैक्स, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया जाता है। एवरेज इक्विटी यहाँ तो दी जाती है, या फिर आपने खुद फाइंड आउट करनी होती है। ओपनिंग इक्विटी और क्लोजिंग इक्विटी को प्लस करके और डिवाइड बाय 2 करके इससे आपको एवरेज इक्विटी मिल जाती है। हायर रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ गुड परफॉर्मेंस। सिमिलरली हायर रेशियो अगर होगा तो एक गुड परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है ये। रिटर्न ऑन एसेट्स, ये इतना नहीं पूछा गया पास पेपर में, स्टिल वी विल टॉक अबाउट दिस। इट मेजर्स एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इन यूजिंग इट्स एसेट टू जनरेट नेट प्रॉफिट। एक बिजनेस ने कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली अपने एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए नेट इनकम जनरेट की है, इसे बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। आरओ इज इक्वल टू पीबीआईटी, आपको पता है प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स डिवाइड बाय एवरेज एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100%। एवरेज एसेट्स क्या है? ओपन एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स प्लस क्लोजिंग एसेट्स डिवाइडेड बाय 2। एवरेज एसेट्स हमें निकल आते हैं। हायर रेशियोज एंड द इंडिकेटर ऑफ बेटर परफॉर्मेंस ऑफ है, इफ नहीं है ये, ठीक है, ऑफ बेटर परफॉर्मेंस, बेटर एसेट मैनेजमेंट एंड हेल्थ परफॉर्मेंस। एसेट मैनेजमेंट हमने बहुत अच्छी तरह की है और परफॉर्मेंस ओवरऑल हमें अच्छी मिल जाती है जब एसेट मैनेजमेंट अच्छी करते हैं तो। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ओके, ये सेकंड टाइप है लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। हमने पहले परफॉर्मेंस रेशियोज की बात की, अब हम लोग लिक्विडिटी रेशियोज की बात कर रहे हैं। करंट रेशियो, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ, अच्छा दिस इज, ये हमें, ये तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग दोनों के पेपर में इतना ज्यादा पूछा गया है करंट रेशियो के बारे में, तो ये तो आप रट लें प्लीज। इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू रीपे करंट लायबिलिटी विद करंट एसेट्स। इसका मतलब है ये बिजनेस की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने करंट एसेट्स से, जो कि एक साल के अंदर अंदर हमारे पास एसेट्स है, एक साल वो करंट एसेट्स से हमने करंट लायबिलिटीज को कितनी इफेक्टिवली तरीके से पे ऑफ किया है। मतलब मेरे पास खर्चा है 600 के एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी है, मेरे पास 900 एसेट है, तो मैंने आराम से 900 में से 700 अपने या 600 पे कर सकता हूं। तो मेरी कितनी अच्छी एबिलिटी, अब वो है आपके पास, इसको बोलते हैं करंट रेशियो। करंट एसेट्स किससे बोलते हैं? वो मैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए लिखा है यहाँ पे।
एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और 1 ईयर, एक साल के अंदर हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसे करंट एसेट कहते हैं। और करंट लायबिलिटीज वही कि हम लोग करंट एसेट से एक साल के अंदर करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करें। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। पहले जो हमारे पास आंसर आएंगे वो परसेंटेजेस में आएंगे, लेकिन इधर हमारे पास आंसर आएगा रेशियो की सूरत में। कैसे? 1:1 या 1:2 या 2:1 या 3:1, इस तरह हमारे पास आंसर आएगा। आइडियल रेशियो मैं एमसीक्यूज के लिहाज से यहां पे लिखा है, आइडियल रेशियो इज कंसीडर्ड टू बी 2:1, मींस देयर आर मोर करंट एसेट्स देन करंट लायबिलिटीज। अगर मेरा एक्सपेंस है 1000 मेरी लायबिलिटी है और मेरे पास 2000 मेरे पास करंट एसेट्स है, तो ये बेसिकली बात करता है 2:1 का। ठीक है, मैं आराम से 2000 में से 1000 पे ऑफ कर सकता हूं, उसके बाद ही मेरे पास पीछे 1000 बच जाता है। तो देयर आर मोर करंट एसेट्स देन करंट लायबिलिटीज। अ हायर रेशियो इंडिकेट्स बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। जितना ही रेशियो हायर होगा, मतलब 3:1 हो गया, 4:1 हो गया, 5, मतलब इस तरह जितना ही मेरे पास एसेट ज्यादा होंगे वही मुझे ये बताता है कि मेरी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है, मैं आराम से अपनी जो पे ऑफ कर सकता हूँ लायबिलिटीज को। लेकिन इतना ही बहुत ज्यादा हाई रेशियो, एक एबनॉर्मल हाई रेशियो जैसे कि 4:1 हमारे पास एबनॉर्मल आता है, लेकिन ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी भी करता है। एबनॉर्मल हाई रेशियो में इंडिकेट अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एसेट तो बहुत ज्यादा है लेकिन मैं उसे यूटिलाइज नहीं कर रहा, उसे री इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसे दोबारा बिजनेस में लगा नहीं रहा मेरे पास, इसीलिए एसेट इतना ज्यादा पड़ा हुआ है करंट एसेट। तो इसीलिए एबनॉर्मल हाई रेशियो ना वो इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज पीछे पड़ी हैं हम उसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन है सारे रेशियोज की। लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, जो कि जितने भी रेशियोज के सवाल है उसमें ये पूछा गया है। तो एक ही नाम है लिक्विड रेशियो का, दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो है, उसका तीसरा नाम क्विक रेशियो है। जो भी इसमें से नाम आए तो आपने यही फॉर्मूले से काम करना है, इसी फॉर्मूले से आपने कैलकुलेशन करनी है। आपको अब ये पता है कि अच्छा मैं बात करता हूं, इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स हियर ऑन द अजम्पशन दैट इट इज नॉट वेरी लिक्विड टर्म। हमने क्या किया, करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस कर दिया। अच्छा मैं माइनस करने वाला हूं, माइनस कर दिया इन्वेंट्री को और माइनस कर दिया प्रीपेड को, तो हमारे पास क्विक करंट एसेट मिल जाता है। ये मैंने वैसे पीछे बात की हुई है इसके बारे में डिटेल में, फिर भी ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे ये अज्यूम किया कि क्विक करंट एसेट ज्यादा लिक्विड आइटम है एज कंपेयर टू करंट एसेट। दिस रेशियो मेजर्स, सेकंड पॉइंट इसका है, दिस रेशियो मेजर्स द बिजनेस एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटीज ऑन एन इमीडिएट बेसिस। इमीडिएट बेसिस पे जब हमने पे ऑफ करना होता है अपनी किसी लायबिलिटी को, तो उसमें हम लोग क्विक करंट एसेट की बात करते हैं। वो एसेट जो कि हमें फौरन ही लिक्विडिटी, फौरन ही कैश अमाउंट में तब्दील मिल जाए कि हम लोग अपनी करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हैं। इट इज बेटर मेजर ऑफ बिजनेस लिक्विडिटी देन करंट रेशियो। जो हमने पीछे बात की करंट रेशियो, वो भी लिक्विडिटी मेजर है, लेकिन दिस इज बेटर, जो कि इमीडिएट टर्म में हमें कैश फॉर्म में मिल जाए। ओके, क्विक रेशियो क्या है? क्विक करंट एसेट, क्विक करंट एसेट का आपको फॉर्मूला पता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। आइडियल रेशियो यहाँ पे क्या है? 1:1। पीछे क्या था? 2:1। यहाँ पे आइडियल रेशियो क्या है? 1:1। हायर रेशियो is an indicator that business has better liquidity and is able to pay off its liability on immediate basis। जितना हायर रेशियो होगा उतना ही हमें ये बात पता चल जाती है कि हम लोग इमीडिएट बेसिस पे अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एबनॉर्मल हाई रेशियो होगा तो इसका मतलब हम लोग अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज प्रॉपर्ली नहीं कर रहे। ओके, थर्ड टाइप पे जाते हैं, एक्टिविटी रेशियोज, वर्किंग कैपिटल रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। अगेन ये सारी चीजें हमारे पास पास पेपर में आ चुकी हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज क्या कहता है? दिस रेशियो कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स पर पीरियड अ बिजनेस सेल्स एंड रिप्लेसेस एंटायर बैच ऑफ इन्वेंट्रीज। एक साल में कितनी दफा मैं इन्वेंट्री मेरे पास आ रही है, मैं उसको सेल कर रहा हूं, दोबारा नई इन्वेंट्री ला रहा हूं, उसको सेल कर रहा हूं। से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मेरे पास 52 टाइम्स मैंने इन्वेंट्री मंगवाई और उसको सेल कर दी, या 48 टाइम्स मैंने इन्वेंट्री मंगवाई और उसको सेल कर दी। तो ये टाइम्स की बात कर रहा होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला है। एवरेज इन्वेंट्री क्या है आपके पास? ऑपरेटिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री
इसको बोलते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी इन टाइम्स। याद रखिएगा इन टाइम्स की 52 टाइम्स मैंने इन्वेंट्री मंगवाई सेल कर दी, 72 टाइम्स मंगवाई सेल कर दी, जो भी आपके पास आंसर आता है इसका आपने लिखना है इन टाइम्स। ठीक है। हायर रिजल्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। जाहिर है मैं बोलूंगा यार मैंने 80 दफा इन्वेंट्री मंगवाई और मैंने सेल करी, तो जो जितना ज्यादा इसका हायर रिजल्ट होगा उतना ही मुझे समझ आता है कि हाँ यार मैंने अच्छा एक अपना परफॉर्म किया। एंड बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, इंडिकेटर क्या है, बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इट ऑल्सो इंडिकेट्स हाई सेल्स। जाहिर है जितनी दफा इन्वेंट्री मंगवाऊंगा उतनी दफा सेल करूंगा, तो मुझे पता है कि उतनी मेरी सेल्स क्या बढ़ी, तभी तो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़े मेरे पास, याद रखिएगा। अच्छा, एक होता है इन्वेंट्री पीरियड। अगली स्लाइड में इन्वेंट्री पीरियड का फॉर्मूला भी मैंने लिखा है, लेकिन अगर आपने इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स में से इन्वेंट्री पीरियड निकालना है ना, तो आपके पास एक फॉर्मूला है 365 डेज। अगर बोले आप, अच्छा एक और प्लीज यहाँ पे मैं सॉरी आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ थोड़ा, अगर सवाल पूछ रहे इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज बताओ तब भी ये फॉर्मूला है, या फिर बोले इन्वेंट्री पीरियड बताओ इन डेज, तब भी आपके पास यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्या बोले इन्वेंट्री पीरियड इन डेज बताए या इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज बताएं, तब भी आपके पास दोनों में सेम फॉर्मूला होगा। 365 डेज है डिवाइड बाय इन टाइम्स। यहां पे जो हमारे पास आंसर आएगा ना इन टाइम्स में से फॉर एग्जाम्पल 52 टाइम्स, ठीक है, यह आंसर आता है मेरे पास। मैंने क्या करना है यहाँ पे 365 डिवाइड बाय 52, मेरे पास क्या आ जाएगा इन्वेंट्री पीरियड। इसका मतलब है कि मेरी जो एक इन्वेंट्री है वो कितने दिनों में आ रही है और जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन टाइम्स, सॉरी कितने दिनों में इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, कितने दिनों में एक इन्वेंट्री का बैच आया और मैंने सेल कर दिया। ठीक है, ये इसको इन्वेंट्री पीरियड कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इन्वेंट्री पीरियड डायरेक्ट या इन्वेंट्री पीरियड इन डेज मंथ्स वगैरह, ये आपको बताता हूं मैं भी। एक चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा आपसे पहले, 365 डेज डिवाइडेड बाय टाइम्स, इन टाइम्स लिखा हुआ था, हमारे पास फॉर्मूला था पीछे। अगर बोले आपको इन्वेंट्री पीरियड इन डेज, तो आपने ये फॉर्मूला लिखना है, अगेन सॉरी फॉर द पेन। ठीक है, या फिर बोले इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, तब भी आपने ये फॉर्मूला लिखना है। लेकिन अगर बोले इन्वेंट्री टर्नओवर इन मंथ्स की बात हो, तो आपने क्या करना है 365 की जगह 12 डिवाइड करना है इन टाइम से, कि इतने मंथ्स में मेरी इन्वेंट्री आई और चली गई। या फिर बोले इन्वेंट्री पीरियड इन मंथ्स, यही बात करें तब भी आपने ये फॉर्मूला लिखना है। या एक और अजम्पशन ले लेते हैं, अगर आपसे बोलते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर इन वीक्स, ठीक है, तब आपने क्या करना है 52 को डिवाइड करना है टाइम से। या आपसे सवाल पूछते हैं कि इन्वेंट्री पीरियड इन वीक्स, तब भी आपने यही फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, पहले क्या बता रहे हैं, डेज का बताएंगे, इतने दिनों में चीज आई और इतने दिनों में हमारी इन्वेंट्री सेल ऑफ हो गई। सेकंड में क्या बता रहे, इतने महीनों में मेरे पास इन्वेंट्री आई और इतने महीनों में मेरी चली गई। मैं मंथ्स की बात बताता हूं, फिर मैं वीक की बात होता हूं, इतने हफ्तों में इन्वेंट्री आई और मेरे पास चली गई। तो डिपेंड करता है सवाल में आपसे क्या पूछा जाता है। आई होप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे इन्वेंट्री पीरियड का एक अलग फॉर्मूला भी है, वही बात है। देखिए अगर आप इसको गौर करें ना, तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला इन टाइम से, इन टाइम्स को हमने उसी तरह फॉर्मूला लिख दिया है। यहाँ पे देख लें, उसको उल्टा करके फॉर्मूला लिखा है, आपको समझ आ जाएगी। मैथमेटिक्स तो आपकी बेसिक अच्छी होगी, क्योंकि एबिलिटी का पेपर दे रहे हैं वो भी विदाउट कैलकुलेटर। इन्वेंट्री पीरियड द रेशियो मेजर्स द नंबर ऑफ डेज अ कंपनी टेक्स टू सेल इट्स एवरेज बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। कितने दिन लगता है कंपनी अपनी इन्वेंट्री को सेल कर रहा है। ठीक है, वही बात जो मैं आपसे पीछे कर रहा था। शोज एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इन्वेंट्री। से फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर पहले आ रहा था 40 डेज, अब मेरे पास आ रहा है 30 डेज। अब मुझे ये बात पता चलती है कि यार जितने कम नंबर होंगे ना उतना ही अच्छा है कि कम दिनों में मेरी इन्वेंट्री आ रही है और सेल भी हो रही है। शोज एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इन मैनेजिंग इट्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पीरियड का फॉर्मूला वही है, लेकिन आपने अगर उसको उल्टा करना है, मल्टीप्लाई 365 करना है, अगर आप है आसान यह है। आप दोनों फॉर्मूले साथ लिख लीजिएगा, जो मैंने आपको अभी बताया, आपको समझ आ जाएगा। 12 अगर आपसे पूछे, यहाँ पे मैंने डेज की बात की ना, यहाँ पे अगर आपसे पूछे मंथ्स के बारे में बताओ कितने महीनों में, तो आपने क्या करना है 365 की जगह 12 लिखना है। अगर वीक्स की बात करें तो आपने 365 की जगह 52 लिखना है फॉर वीक्स। लोअर रिजल्ट इज बेटर। लोअर रिजल्ट बेटर क्यों है कि कम
दिनों में इन्वेंट्री, कम दिनों में मेरा क्या क्या हो रहा है, इन्वेंट्री आ रही है और सेल हो रही है, तो इसलिए मैं कम दिनों में अगर मेरा इन्वेंट्री का साइकिल पूरा हो रहा है तो मैं उतनी ही ज्यादा इन्वेंट्री की साइकिल्स करूंगा. सिंस इन्वेंट्री carrying cost takes significant investment, a business must try to reduce the level of inventory. However, it should be maintained at a safe level so that no shortages occur. बोले इन्वेंट्री इतनी कम नहीं मंगवाया करो या इतनी ज्यादा नहीं मंगवाया, जितनी ज्यादा मंगवाओगे आपके पास उसकी उसकी कॉस्ट होगी, रखने की कॉस्ट है, और जितनी कम मंगवाओगे उतने ही शॉर्टेजेस के डर है. हमेशा जब भी इन्वेंट्री मंगवाए कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी बिजनेस, तो इतने ऑप्टिमम लेवल या सेफ लेवल पे मंगवाएं कि शॉर्टेज भी ना हो और बहुत ज्यादा भी ना हो कि उसकी वेयर हाउसेस की कॉस्ट बढ़ जाए. एक इंफॉर्मेशन है बेसिकली. डेप्टर्स रिसीव या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. देखिए कहीं कहीं आपके पास सवाल आता है डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो, कहीं कहीं सवाल आता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. जहां जहां डेप्टर्स आ रहे हैं वहां पे आप रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, जहां पे रिसीवेबल आ रहे हैं वहां पे आप डेप्टर्स भी लिख सकते हैं, पूरे पैराग्राफ में, मतलब पूरी स्लाइड के अंदर या अगली स्लाइड के अंदर. तो हमारे पास सीएसएस के अंदर नॉर्मली रिसीवेबल का वर्ड यूज होता है. रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछा गया हमसे या रिसीवेबल पीरियड पूछा गया, तो हम लोग यहाँ पे ये पास पेपर में भी सवाल आ चुका है. एक्टिविटी रेशियो विच एस्टिमेट द नंबर ऑफ टाइम्स अ बिजनेस कलेक्ट्स इट्स एवरेज अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड. देखिए मैंने अगर किसी को सेल किया या किसी कस्टमर को दिया, कितने टाइम में मुझे वो अमाउंट मिल जाता है, इससे हम लोग बोलते हैं आपके पास रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. एस्टिमेट द नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर एक साल के अंदर मुझे कितनी दफा वो रिसीव हो जाता है अमाउंट कस्टमर से, वो क्या है आपके पास रिसीवेबल या डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो. डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो का क्या है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेप्टर्स. एवरेज डेप्टर्स क्या, एवरेज रिसीवेबल्स लिख सकते हो यार. यहाँ पे डेप्टर्स टर्नओवर, यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो की जगह अगर सवाल में आता है रिसीवेबल तो आपने रिसीवेबल का नाम वर्ड यूज करना है. ठीक है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स या फिर एवरेज रिसीवेबल यहाँ पे लिखना है आपने. इस तरह आपने फॉर्मूले को दोबारा मोल्ड करना है. यहाँ एवरेज डेप्टर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे आपने एवरेज रिसीवेबल लिखना है. आप ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, इस तरह करके आपने फॉर्मूले को मोल्ड करना है अगर रिसीवेबल का वर्ड यूज होता है. डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो आपको एवरेज डेप्टर्स आ जाते हैं. जितना हाई रेशियो होगा, हाई रेशियो इज बेटर, हाई रेशियो इज इंडिकेटर ऑफ बेटर डेप्टर मैनेजमेंट एंड शॉर्टर क्रेडिट पीरियड्स. इसका मतलब है कि जितना ज्यादा रेशियो होगा मेरे पास, जितने ज्यादा वो टाइम्स पे आएगा, मैंने 10-50 दफा मैंने क्या किया, लोगों से ले लेता हूं मैं अपने रिसीवेबल, या फिर ज्यादा लंबा क्रेडिट पे नहीं छोड़ता उन्हें, उनसे ले लेता हूं जल्दी जल्दी पैसा. तो ये ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं और दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ अपनी, या दोबारा इन्वेंट्री मंगवा सकता हूँ. ठीक है, डेप्टर्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ये वही बात है आपके पास जो मैंने पीछे कर रहा था इन्वेंट्री की, यहाँ पे वही बात है. डेप्टर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, कितने दिनों में मैं अपना अमाउंट कलेक्ट कर रहा हूं. पीछे क्या था, कितने नंबर ऑफ टाइम्स कलेक्ट कर रहा हूं, या आपने यहाँ पे इन टाइम्स है, इसका जो भी आंसर आएगा इन टाइम्स आएगा. ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या बात करें दूसरे में, कलेक्शन पीरियड, कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने वीक्स में अपना अमाउंट कलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज कलेक्शन पीरियड. ठीक है. अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हो सकता है आपके पास सवाल आ जाए रिसीवेबल टर्नओवर. अच्छा क्या है रिसीवेबल टर्नओवर, या तो डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं कि रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स बता दो. ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसी तरह बताना है जो मैंने आपसे बात की है. और अगर बोले रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज बताओ तो आपने ये वाला फॉर्मूला लिखना है जो सेकंड है ना, रिसीवेबल टर्नओवर्स इन डेज या इन मंथ्स या फिर इन वीक्स. तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन नंबर ऑफ डेज की जगह नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ वीक्स लिखना है. ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो इसका एक और तरीका भी है जिस तरह मैंने आपको टर्नओवर का बताया था, लेकिन विल गो लाइक दिस. ओके, यूज टू मेजर द एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ अ बिजनेस टेक टू कलेक्ट इट्स ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर दे हैव बीन क्रिएटेड. ठीक है, मैं कितने दिन लेता हूं, कितने महीने लेता हूं या कितने वीक्स लेता हूं अपने पैसे को वापस लेने में. इट इज एन एक्टिविटी रेशियो एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स कलेक्शन एक्टिविटीज. मैं अपनी सेल्स की, जो सेल्स कर रहा हूं उससे कलेक्शन कितनी कर रहा हूं उसकी एफिशिएंसी बताता है. डेप्टर कलेक्शन पीरियड क्या है, एवरेज डेप्टर्स या एवरेज रिसीवेबल्स और डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स. आपको पता है एवरेज डेप्टर्स क्या है, एवरेज रिसीवेबल क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 आपको एवरेज मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 365 डेज अगर डेज के बारे में पूछा जाता है. अगर मंथ्स के बारे में पूछा जाता है, यूज
12 इंस्टेड ऑफ 36, या हमें मंथ्स का आंसर देगा। और अगर वीक्स के बारे में पूछा जाता है तो यूज 52 इंस्टेड ऑफ 365, तो आपको वीक्स के बारे में पता चल जाएगा। लोअर रेशियो इज बेटर। अब यहां पे बात करते हैं लोअर रेशियो इज बेटर। जितना लोअर रेशियो होगा इसका आंसर जितना लो आएगा, इसका मतलब है सॉरी, अगर लोअर रेशियो आता है मैं कम दिनों में अपना सारा अमाउंट ले लेता हूं, तो जितना लोअर रेशियो होगा ना इस रेशियो का, जितना लोअर आंसर आएगा तो इसका मतलब उतना ही ज्यादा मैं एफिशिएंट। से फॉर एग्जांपल 20 आंसर आता है और एक जगह 30 आंसर आता है, तो 20 बेटर है ना, मैं 20 के दिनों के अंदर क्या करूं, अपना रिसीवेबल अमाउंट वापस ले रहा हूं, और 30 क्या है और लेट हो रहा है, तो 20 इज बेटर। जितना अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है हमने, हायर रेशियो इंडिकेट्स पुअर डेप्टर मैनेजमेंट एंड लॉन्गर क्रेडिट पीरियड। हायर रेशियो एक बैड इंडिकेटर है इसमें, क्योंकि मैं जितना बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं उनको पैसे उनसे कलेक्ट करने के लिए। ओके, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इट शोज हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग अ पीरियड एन अमाउंट इक्वल टू एवरेज अकाउंट्स पेएबल इज पेड टू सप्लायर्स बाय बिजनेस। मैं कितनी दफा अपने सप्लायर्स को पे कर रहा हूं, यहाँ पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में ये बात कर रहे होते हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेजेस क्या है, एवरेज क्रेडिटर्स क्या है। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि यहाँ पे रेशियो समझ जाए, और आपके पास एवरेज क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, ओपन क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2। अच्छा, ये इसका भी आंसर जो होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम आएगा कि इतनी दफा मैं अपने सप्लायर्स को पे करता हूं, साल में 50 दफा या साल में 40 दफा या साल में 20 दफा मैं अपने सप्लायर्स को पे करता हूं। इफ परचेजेस आर नॉट गिवन, यूज कॉस्ट ऑफ सेल। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये इतना ज्यादा पास पेपर में नहीं आया हुआ। अगर परचेजेस नहीं दी गई यहाँ पे, तो वहां पे आपने यूज कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स यूज करनी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दिया जाएगा सवाल के अंदर, तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट परचेसेस की जगह यूज करनी होती है यहाँ पे। हाई रेशियो इज बेटर, इट इंडिकेट्स दैट द बिजनेस वाज एबल टू रीपे इट्स सप्लायर्स क्विकली। जितना ज्यादा रेशियो है इसका मतलब है एक बिजनेस इतना काबिल था, उसके पास इतना पैसा था, इतने एसेट्स थे कि वो अपने सप्लायर्स को बार बार पे कर रहा था, इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं ले रहा था, तो हाई रेशियो ज्यादा बेहतर है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको प्लीज मैं बताना चाहूंगा, अचानक से मेरे दिमाग में आ गया, नजरों के सामने भी आ गई। अगर एवरेज इन्वेंट्री, मैं आपसे पीछे बात कर रहा था ना इन्वेंट्री की, एवरेज इन्वेंट्री पूछी जाती थी, इन्वेंट्री फॉर्मूले में एवरेज इन्वेंट्री का लफ्ज यूज हो रहा था ना। अगर आपके पास इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज नॉट गिवन, आपको सवाल में दिया ही नहीं गया ओपन इन्वेंट्री का, तो अब आपने क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को एवरेज की जगह ले लेना है, ठीक है। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी एवरेज इन्वेंट्री, प्लीज याद रखिएगा। ओके, बस अच्छा, सेकंड एक और चीज थी, जब मैं रिसीवेबल्स की बात कर रहा था या डेप्टर्स की बात कर रहा था, अगर एवरेज रिसीवेबल्स की बात हो और उसमें भी यही हो कि एवरेज रिसीवेबल्स में ओपनिंग रिसीवेबल ना दिया गया, ना दे वो लोग सवाल के अंदर, डाटा के अंदर, तो आपने क्या करना है, क्लोजिंग रिसीवेबल को एवरेज रिसीवेबल कंसीडर करना है। आई होप इवन पेन इज नॉट वर्किंग करेक्टली, लेकिन स्टिल आपको रीडेबल होगा ये सारी चीजें। ओके, अब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड की बात करते हैं। हमने बात की अभी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की, एक साल के अंदर मैं क्रेडिटर्स को, अपने सप्लायर्स को कितनी दफा पे कर रहा हूं, डेट इज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और जितना ज्यादा होगा अच्छा उतना ही अच्छा होगा। ओके, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, अब मैं वही बात कर रहा हूं पेमेंट की, कि कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने हफ्तों में पे कर रहा हूं अपने क्रेडिटर्स को, डेट इज क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। या फिर बोले क्रेडिटर्स टर्नओवर इन टाइम्स की बात करें तो आपने ये फॉर्मूला लिखना है। अगर बोले क्रेडिटर्स टर्नओवर इन मंथ्स की बात करें, इन डेज की बात करें, तब आपने ये फॉर्मूला लिखना है। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है क्या, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ डेज इन विच कंपनी पेज इट्स सप्लायर। बहुत सिंपल सी बात है, पीछे भी हम लोग ये बात करते हैं, फॉर्मूला देख लें, क्रेडिटेड कलेक्शन पीरियड, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। अगर हम लोग दिनों में बताना चाह रहे हैं, अगर महीनों में बताना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, अगर हफ्तों में बताना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 52 करना है। ओके, अगेन यहाँ पे एक पॉइंट है, इफ परचेज आर नॉट गिवन, यूज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, वही पीछे वाली बात। लोअर रेशियो इज बेटर, लोअर रेशियो बेटर क्यों है, कि मैं कम दिनों में अपने उनको
पे ऑफ कर रहा हूँ 20, मैंने क्या 20 या 10 डेज में मैंने क्या किया, सप्लायर से सामान खरीद 10 दिनों के अंदर अंदर मैंने पे कर दिया, तो लोअर रेशियो इज बेटर सिंस इट इंडिकेट्स दैट द बिजनेस टेक्स लेसर डेज टू रीपे सप्लायर्स। एक बिजनेस बहुत कम दिन ले रहा है कि अपने सप्लायर्स को रीपे कर सके। मोर एबल टू टेक बेनिफिट। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट यहाँ पे ये हो सकता है, जितना जल्दी मैं सप्लायर को पे करूंगा, क्या पता वो मुझे नेक्स्ट टाइम डिस्काउंट देते, क्या पता उसकी वजह से मुझे कोई तोहफा देते, क्या पता मुझे कोई और ऐसी एडवांटेजेस दे दे जो कि मेरे बिजनेस के लिए ओवरऑल अच्छे हो। अच्छा, एसेट टर्नओवर रेशियो क्या, अगेन दिस इज ये इतना ज्यादा नहीं आया हमारे पास पेपर्स के अंदर। स्टेट इट मेजर्स हाउ वेल द बिजनेस एसेट्स आर एबल टू जनरेट प्रॉफिट और रेवेन्यू, कि मैं कितनी अच्छी तरीके से अपने बिजनेस एसेट से प्रॉफिट और रेवेन्यू या प्रॉफिट, हम जब रेवेन्यू को करेंगे कैलकुलेट तो उसमें प्रॉफिट मिल जाता है ना, कितना प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं। एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स, ये भी टाइम्स में बताता है कि इतने टाइम्स मैंने कमा लिया। ओके, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स, रिटर्न एसेट्स है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरे पास। A higher ratio is better, it indicates better utilization of assets and highly productive assets। ठीक है, ऐसा डिटेल में जाऊंगा मैं इसके। वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश ऑपरेटिंग साइकिल, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इतना नहीं पूछा गया, लेकिन ये अकाउंटिंग की पेपर में बहुत दफा पूछा गया है, तो यू नेवर नो, नेक्स्ट टाइम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी पूछ सकते हैं, तो आपने ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। इट रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ वन ऑपरेटिंग साइकिल दैट इज फ्रॉम द टाइम सप्लायर आर पेड, हमने जो सप्लायर उसको पेड टिल द टाइम कैश इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। ये पूरा वो वक्त बताता है, मैंने सप्लायर से सामान खरीदा, मैंने कितने टाइम में उससे पे किया, टिल द टाइम मैंने कस्टमर को एक चीज बेची और उसमें से कितने टाइम में उससे मैंने कैश रिसीव किया। तो ये पूरी साइकिल की बात बताता है कि कब मैंने अपने सप्लायर को पे किया और कब मैंने अपने कस्टमर से कैश रिसीव किया। इस साइकिल को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल या फिर कैश ऑपरेटिंग साइकिल। आप देखें ना, दोबारा आप इस बारे में सोचें, कब आपने उसको पे किया सप्लायर को और कब आपने कस्टमर से रिसीव किया, दैट इज कैश ऑपरेटिंग साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल का फॉर्मूला है इन्वेंट्री पीरियड, इन्वेंट्री का कितना पीरियड है, प्लस डेप्टर्स रिसाइकिल रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। इन्वेंट्री पीरियड को प्लस करें आप रिसीवेबल पीरियड से, माइनस करें क्रेडिटर पीरियड से, वर्किंग कैपिटल साइकिल आ जाता है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल आपसे पूछ लिया जाए या फिर कैश ऑपरेटिंग साइकिल आपसे पूछ लिया जाए, तो आपने पहले तीनों कैलकुलेट करने हैं, इन्वेंट्री पीरियड भी कैलकुलेट करना है, रिसीवेबल पीरियड भी कैलकुलेट करना है और क्रेडिटर्स का पीरियड भी कैलकुलेट करना है, तब जाके आप वर्किंग कैपिटल साइकिल मालूम कर सकते हैं। ओके, इसका क्या है, लोअर डेज आर बेटर, क्योंकि पूरी साइकिल आपने उसको सप्लायर को भी पे कर दिया और कस्टमर से भी रिसीव कर दिया, जितना जल्दी ये साइकिल कंप्लीट होगा उतना ही बेहतर होगा। इट रिप्रेजेंट हाई इन्वेंट्री टर्नओवर, बेटर डेब्टर मैनेजमेंट एंड लेट पेमेंट सप्लाई। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें अब समझ आ चुकी होंगी। ओके, लास्ट टाइप पे चलते हैं, डेब्ट रेशियोज, लिवरेज रेशियोज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की बात करते हैं। डेब्ट टू एसेट रेशियो, इसका गियरिंग रेशियो भी इसे बोला जाता है। अगेन ये इतना ज्यादा नहीं आया पेपर से, लेकिन विल टॉक अबाउट दिस। इंडिकेट हाउ मच ऑफ अ बिजनेस इज फाइनेंस्ड बाय आउटसाइडर्स। डेब्ट टू एसेट रेशियोज क्या बता रहे होते हैं, गियरिंग रेशियो क्या बताता है कि ये बिजनेस कितना ज्यादा बाहर से, मतलब बोरोइंग जितनी हमने की, कितना ज्यादा वो बाहर से फाइनेंस हुआ है हमारा जो बिजनेस है। डेब्ट टू एसेट रेशियो, टोटल डेब्ट। अच्छा, इसका फॉर्मूला देख लें। मैं इसका मतलब बेसिकली है कि मैंने कितना जो पैसा मांगा तो दूसरों से, उससे कितना अपना बिजनेस एफिशिएंटली चलाए या कितना हमारा बिजनेस उससे चला है, तो हमें इसको बोलते हैं डेब्ट टू एसेट रेशियो। ओके, इसका फॉर्मूला है टोटल डेब्ट बोरोइंग डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में इक्विटी भी आ जाती है और डेब्ट भी आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसमें से परसेंट में आपको आंसर मिलेगा इसका। जितना लोअर रेशियो आएगा वो ज्यादा बेहतर होगा। हाई रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट द कंपनी will find it difficult to get more loan borrowing in case of need more finance। जब ये देखेंगे रेशियो के ज्यादातर तो ये बोरोइंग से चल रहा है, तो इस पे क्या है, लोगों का वैसे भरोसा भी खत्म हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब ये बोरोवर्स को देखेंगे तो बहुत कम इनको बोरोवर्स मिलेंगे। ऑल्सो हाई रेशियो माइट ऑल्सो इंडिकेट फ्यूचर रीपेमेंट प्रॉब्लम। जो फ्यूचर में हमें जिनसे हमने बोरोइंग किया उनको रीपे करना है, तो ये हमें फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा लो रेशियो होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये क्या बताता है, अच्छा इसको भी गियरिंग रेशियो वैसे कहते हैं, लेकिन चलें, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है,
दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंस। एक्सटर्नल और इंटरनल फाइनेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप बताता है? डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी। द आंसर विल इन फॉर्म ऑफ वन। अच्छा, इसका भी आंसर इसी तरह रेशियो की फॉर्म में आएगा, 1:1, 2:1, 1:2 इस तरह की फॉर्म में आएगा। 1:1 is considered as ideal ratio। ये आइडिया नहीं है, आइडियल रेशियो है। हायर रेशियो मींस दैट देयर आर मोर डेब्ट्स एंड दैट द बिजनेस माइट फेस लिक्विडिटी इश्यू इन फ्यूचर। जितना ज्यादा हायर रेशियो होगा इसका मतलब है हमारे पास ज्यादा डेब्ट्स है और आगे लिक्विडिटी इश्यूज हम लोग फेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लोअर रेशियोज हमारे पास बेहतर होते हैं, दैट इज गुड। जितने ज्यादा लोअर रेशियोज होंगे हमारे पास, तो हायर रेशियो जब हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है इसका मतलब है लोअर रेशियो अच्छा एक इंडिकेटर है। इंटरेस्ट कवर, दैट इज द लास्ट रेशियो, और दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर कैन अ बिजनेस पेज इंटरेस्ट इन एक्सपेंस। मैं एक साल में कितनी दफा अपने इंटरेस्ट के एक्सपेंस को पे कर सकता हूं, दैट इज इंटरेस्ट कवर। अगेन पास्ट पेपर में इतना नहीं पूछा गया। इंटरेस्ट कवर इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट इन टाइम्स। मतलब ये हमें जो आंसर एग्जांपल देते हैं वही मैं बात करूं 52, कि मैं एक साल में 52 दफा अपने इंटरेस्ट के एक्सपेंस को पे कर सकता हूं। हायर रेशियो इज बेटर सिंस इट इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड एबिलिटी टू टेक मोर डेट्स। हम जितना वक्त पे अपने इंटरेस्ट को, जितना ज्यादा एक साल में हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, वो हमारे पास ये पता चलता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, इसीलिए मैं अपने इंटरेस्ट के एक्सपेंस को पे करूं बार बार। ठीक है, और बाद में फ्यूचर में हम लोग और बोरोइंग और डेट्स ले सकते हैं। आई होप आपको ये सारे चीजें क्लियर हो गई होंगी, और मैंने बहुत एक्सटेंसिव इसीलिए समझाया कि 20 मार्क्स सीएसएस के पेपर में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एक एक नंबर से पोजीशंस का फर्क आ जाता है, एक ही नंबर से पासिंग और फेलियर पे चले जाता है इंसान। तो काइंडली इसको थोड़ा डिटेल, ऑब्वियसली it will take time to learn all these ratios, it will take time to learn the interpretation of ratios, but please अपने आप को वक्त दें, इस टॉपिक को वक्त दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।